वो उस वक्त अस्पताल के बाहर मौजूद बेंच पर बैठी थी। अभी अभी डॉक्टर से अपना चेकअप करवा कर आई थी और डॉक्टर ने जो खबर उसे सुनाई थी वो खबर उसके लिए किसी मौत से कम नहीं थी। उसकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। उसे अपनी दुनिया डूबती हुई महसूस हो रही थी। उसने दायां हाथ अपने पेट पर रखा और एक बार फिर फूट फूट कर रोने लगी। माँ बनने का एहसास तो बहुत सुखद होता है। भाग्यशाली औरतें होती हैं जो इन खूबसूरत पलों को महसूस करती हैं। लेकिन ये पल उसे जिल्लत और मौत की गहरी खाई में उतार रहे थे। रोते रोते उसकी हिचकियां बंद गईं। दूर ही एक बूढ़ी औरत खड़ी थी जो काफ़ी देर से लुबना को रोते हुए देख रही थी। वैसे तो यह हॉस्पिटल था, यहाँ इस तरह रोना कोई नई बात नहीं थी। बहुत से लोग यहाँ अस्पताल में अपनों को खोने के बाद ऐसे ही फूट फूट कर रोते हैं। लेकिन वो जिस डिपार्टमेंट में बैठी थी उन्हें रोने की कुछ कुछ वजह समझ आई थी। शायद डॉक्टर ने उसे बुरी खबर सुनाई थी। या तो उसका मिसकैरेज हुआ था या फिर बच्ची कभी माँ नहीं बन सकती थी, क्योंकि ये गायनेकोलॉजिस्ट डिपार्टमेंट था। एक औरत ही दूसरी औरत के मन की पीड़ा को समझ सकती है। वो औरत तो लुबना की पीड़ा समझ सकती थी। माँ बनना एक सुखद एहसास होता है और यह एहसास एक औरत से छीन लिया जाए तो वो ऐसे ही तड़प तड़प कर रोती है। उस बूढ़ी औरत ने अपने मन में यही सोचा था। वो उसके पास आई और उसके पहलू में बैठ गई। जैसे ही उसने लुबना के कंधे पर हाथ रखा, लुबना ने चौंक कर उस औरत की ओर देखा। क्या बात है बेटा, इस तरह क्यों रो रही हो? हिम्मत नहीं हारते, खुदा पर भरोसा रखो, वो तुम्हें कुछ अच्छी खबर जरूर देगा। मेरा बेटा तो मेरी शादी के 5 साल बाद पैदा हुआ था और मैंने हार नहीं मानी थी। तुम बताओ, तुम्हारी शादी को कितना समय हो गया? उस औरत की बात सुनी तो लुबना पहले तो चौंकी, फिर वो ऊंची ऊंची आवाज़ में और भी रोने लगी। हमेशा मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? हमेशा मैं ही क्यों जलील और रुस्वा होती हूँ? वो उनसे सवाल कर रही थी। उस बूढ़ी औरत ने उसे एक झटके से अपने सीने से लगा लिया। नहीं मेरा बच्चा, मायूस नहीं होते। मैं नहीं जानती कि तुम्हें कौन सा गम है, मगर मुझे इतना अंदाजा है कि कोई गम है जो तुम्हें अंदर ही अंदर खा रहा है। अपने रब पर भरोसा रखो, तुम्हारा रब कभी भी तुम्हें तन्हा नहीं छोड़ेगा। आपको नहीं पता कि मैं कितनी बड़ी मुश्किल में फंस चुकी हूँ। इससे पहले कि वो बूढ़ी औरत तो उसे कुछ और कहती, वहां पर एक लड़का भागता हुआ आया जिसकी उम्र मुश्किल से 8 साल थी। दादू जान चलें, भाई लेने के लिए आ गए हैं। वो लुबना को अपना कार्ड थमाती हुई वहां से चली गई। उन्होंने लुबना को हिदायत दी थी कि जब भी तुम्हारा दिल भारी हो या तुम्हारे पास कोई कंधा ना हो तो मुझे कॉल कर लेना। मुझसे बात करके तुम अपने आप को काफ़ी हल्का फुल्का महसूस करोगी। लुबना ने एक शुक्र भरी निगाह उनके ऊपर डाली और दोबारा से अपना चेहरा झुका लिया। उसके हाथ इस वक्त थर थर काँप रहे थे। उसे इस वक्त तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि वो किससे अपने मन की बात करे, अपने मन का बोझ हल्का करे। कि तभी उसके दिमाग में एक नाम आया था, बासिम। उसने अपने मोबाइल पर एक नंबर डायल किया। वो उसे कॉल मिलाने ही लगी थी कि कुछ सोचते हुए कॉल काट दी। अपने आंसू बेदर्दी से साफ किए। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, वो मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकता। उसने अपने आप को कंपोज करने की कोशिश की। तो फिर ये सब कुछ किसने किया था? सोच सोच कर उसका दिमाग फटा जा रहा था। आज तो वो बहुत ज़्यादा खुश थी क्योंकि उसकी सालगिरह थी। वो ये सालगिरह अपने महबूब के साथ मनाने का इरादा रखती थी। वो इंसान जिसके साथ कुछ ही महीने पहले उसकी इंगेजमेंट हुई थी, वो इंसान उसके लिए बहुत ख़ास था। उससे बेहिसाब मोहब्बत भी करता था। वो इस इंसान पर आंखें मूंद कर भरोसा कर सकती थी। अपनी हर बात उसी से साझा करती थी। उसका हाथ बार बार वही नंबर डायल कर रहा था, मगर फिर वो कॉल काट देती। उसके दिल में बस एक ही सवाल गूंज रहा था, अगर ये सब कुछ उस इंसान ने नहीं किया तो फिर किसने किया? ये सोचकर उसका पूरा वजूद कांपने लगा था। अभी थोड़ी देर पहले ही उसे रिपोर्ट मिली थी, वो प्रेग्नेंट थी। उसकी अभी शादी भी नहीं हुई थी और ना ही कोई मर्द कभी उसके करीब आया था। बासिम के साथ उसका रिश्ता अच्छा था, मगर उसने कभी भी बासिम को इतना करीब नहीं आने दिया था। बासिम भी जानता था कि इस लड़की को किसी के पास आने से असहज महसूस होता है, तो उसने भी कभी अपनी हद क्रॉस करने की कोशिश नहीं की थी। उसके छोटे छोटे कदम अस्पताल से बाहर की ओर बढ़ रहे थे। उसकी आंखों से आंसू लगातार गिर रहे थे, मगर उसने उन्हें बेरहमी से पोंछ डाला। उसने खुद को संभालने की कोशिश की, अपने कांपते हुए कंधों को थपथपाया और अपने आप को हिम्मत देने की कोशिश की। नहीं, मुझे टूटना नहीं है, मुझे मजबूत बनना होगा।
मेरे अल्लाह मुझे सब्र दे और मुझे इस मुश्किल घड़ी से बाहर निकाल दे। वो अपने ख्यालों में गुम चलती चली जा रही थी जब अचानक किसी गाड़ी से टकराते टकराते बची। गाड़ी वाला भी बहुत जल्दी में लगता था। क्या मसला है, आपको देखकर नहीं चल सकती क्या? मरने का ज़्यादा ही शौक है तो किसी पहाड़ से या बिल्डिंग से कूद कर मर जाओ, मुझे क्यों मुसीबत में डालना चाहती हो? गाड़ी वाले ने गुस्से से सवाल किया, लेकिन वो इतनी सुन्न हो चुकी थी कि उसे किसी की आवाज़ भी सुनाई नहीं दे रही थी और ना ही किसी का चेहरा ठीक से नजर आ रहा था। सामने खड़े इंसान की आंखों में कुछ पल के लिए हैरानी उतरी थी। वो तेजी से उसके पीछे भागा, मगर तब तक वो लड़खड़ाते कदमों से सड़क पार कर चुकी थी। वो तब तक उसकी पीठ को देखता रहा जब तक कि वो उसकी नज़रों से ओझल न हो गई। ओह हेलो मैडम, शादी के बारे में फिर क्या सोचा आपने? वो लॉन में बैठी अपने आने वाले वक्त के बारे में सोच रही थी। अगर उसके मंगेतर को सच्चाई का पता चल गया तो क्या कहेगा वो? किस तरह का रिएक्शन दिखाएगा? इन्हीं सोचों में गुम थी जब बासिम वहां पर आया था और अब उसकी बात सुनकर उसके लबों पर एक फीकी सी मुस्कान पसर गई थी। अभी तो मैंने कुछ भी नहीं सोचा, उसने बेहद धीमे स्वर में ये बात कही थी। ओह हेलो, 1 महीने बाद हमारी शादी होने वाली है। बासिम ने अपनी महबूबा को याद दिलाने की कोशिश की। उसकी ये बात सुनकर वो गड़बड़ा गई। और अगर मैं ये शादी थोड़ी सी डिले कर दूं तो? उसने हिम्मत करके कहा। ऐसा मुमकिन ही नहीं हो सकता, बासिम ने दृढ़ आवाज में जवाब दिया, क्योंकि अब मैं और इंतजार नहीं कर सकता। पहले भी तुम्हारी वजह से मैंने बहुत सब्र कर लिया, लेकिन अब और नहीं। अब तुम्हारी कोई भी बात नहीं सुनी जाएगी, अब सिर्फ और सिर्फ मेरी बात मानी जाएगी। वो उस पर अपना वो उस पर अपना हक जताते हुए बोला था। अगर पहले ये बात बासिम कहता तो शायद वो शर्मा जाती या फिर मुस्कुरा देती, या उसका दिल खुशी से उछलने लगता कि उसका मंगेतर उसके लिए किस कदर दीवाना है। उसके इंतजार में एक एक पल गिन गिन कर गुजार रहा है, मगर अब वही सारी बातें उसे दर्द दे रही थीं। तुम मुझ पर कितना भरोसा करते हो बासिम? उसने धीमे से पूछा। मैं तुम पर आंखें मूंद कर भरोसा करता हूँ, खुद से भी ज़्यादा मुझे तुम पर भरोसा है। तुमसे बेहिसाब प्यार करता हूँ। तुम ही मेरे लिए मेरा सब कुछ हो, मेरी पूरी कायनात तुम ही तो हो। उसकी आवाज़ जज्बातों से गहरी होती चली गई। और अगर कभी मुझसे कोई गलती हो जाए जिस पर माफ़ करना मुश्किल हो तो? वो कांपते हुए अंदाज में बोली। तो मैं तुमसे नाराज़ हो जाऊंगा, शायद कुछ वक्त तुमसे बात भी ना करूं, मगर तुमसे दूर नहीं जा सकता। हमेशा लौटकर तुम्हारे पास आऊंगा। अगर तुमने मुझे पुकारा तो हमेशा मुझे अपने कदमों में ही पाओगी। लेकिन उसकी आवाज़ अब और भारी हो गई। उसने बासिम की ओर भीगी नज़रों से देखा, जैसे उसके चेहरे पर कुछ तलाश करने की कोशिश की हो। वो उसे मोहब्बत से निहार रहा था और ये मोहब्बत की रोशनी देखकर लुबना को कुछ हिम्मत हुई थी। उसने अपने आंसू कहीं अंदर ही उतार दिए थे और फिर धीरे आवाज़ में बोली, अगर मुझसे कोई गुनाह हो जाए तो? लुबना की बात सुनकर एक पल के लिए वो ठहर गया। मुझे हर तरह की गलतियाँ, नादानियाँ मंजूर हैं लुबना, लेकिन कभी भी मेरे साथ बेवफाई मत करना, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरी महबूब जीवन साथी मुझे धोखा दे। मैं तुम्हारी हर गलती माफ़ कर सकता हूँ, लेकिन तुम्हारी बेवफाई कभी भी माफ़ नहीं कर सकता। अपनी बात दो टूक अंदाज में पूरी करता वो तेज तेज कदम उठाता वहाँ से चला गया। या अल्लाह, मैं क्या करूँ? कैसे इस सब से बाहर निकलूँ? मुझे इस बारे में किसे बताना चाहिए? क्या मैं भाभी को बता दूँ? एक पल के लिए उसके दिल में ख्याल आया। नहीं नहीं, भाभी तो मुझे जान से मार देंगी। वो तो पहले ही मेरी शरारतों के खिलाफ थीं। आखिर ये सब कुछ किसने किया होगा मेरे साथ? लाख याद करने के बावजूद भी कोई पल, कोई ऐसा दिन उसे याद नहीं आ रहा था जब वो किसी मर्द के करीब गई हो। उसका पूरा वजूद डर, शर्म और दर्द के बोझ से कांप उठा। अगले दिन वो फिर से अस्पताल पहुंची थी। वो इस बच्चे को गिरा देना चाहती थी और इसी सिलसिले में डॉक्टर से बात करने गई थी, लेकिन डॉक्टर ने साफ कह दिया, आप ये गलती भूल कर भी मत करना, क्योंकि आपकी जान को खतरा है। आपकी प्रेगनेंसी पूरे 2 महीने की हो चुकी है, ऊपर से आप इतनी कमज़ोर हैं, अगर अबॉर्शन किया गया तो आपकी जान पर बन आएगी। वो कमरे से बाहर निकलने ही लगी थी कि किसी से टकराते टकराते बची। निगाहें उठाकर देखा तो वहाँ पर एक नौजवान खड़ा था। वो उसे पहचान चुकी थी। ये कोई और नहीं बल्कि सिकंदर खानजादा था, मगर जानबूझकर अनजान बन गई। उसके पहलू से निकलने ही लगी थी कि वो उसके सामने आकर खड़ा हो गया। तुम मुझे अवॉइड क्यों कर रही हो? हालांकि वो पूछना तो ये चाहता था कि तुम यहाँ गायनीज डिपार्टमेंट में क्या कर रही हो,
लेकिन पूछ न सका और अपना सवाल घुमा गया था। जबकि वो गुस्से से बोली, क्योंकि जहाँ तक मुझे लगता है मेरा और आपका कोई ऐसा रिश्ता नहीं कि मैं आपसे राह में खड़े होकर बात करूं। आप मेरे मंगेतर के नापसंदीदा इंसान हैं, और जो शख्स मेरे मंगेतर को पसंद नहीं, मैं उसे कैसे अहमियत दे सकती हूँ। सामने खड़े इंसान के होंठों पर एक फीकी सी मुस्कान आई। जिस शख्स को तुम अपना मंगेतर कह रही हो, जिस शख्स को तुम अपना महबूब मान रही हो, वही तुम्हारी पीठ पर खंजर घोंपेगा। वो तुम्हारे लिए एक ऐसा जाल बुन चुका है जिसमें अगर फंस गई तो कभी भी निकल नहीं पाओगी। मेरी सलाह है, मान जाओ, फायदे में रहोगी, उससे बच कर रहो। आपने जो कुछ भी उसके बारे में आपने जो कुछ भी उसके साथ किया, उसके बाद तो आप पर भी भरोसा करना बहुत मुश्किल है। आप मुझे क्या नसीहत देंगे? आप खुद ही एक बेवफा इंसान हैं। ये कहकर वो लंबे लंबे कदम बढ़ाती वहाँ से चली गई। वो काफ़ी देर तक उसकी पीठ को घूरता रहा। अतीत में जो गलतफहमी पैदा हो गई थी उसे दूर करना अब उसे दुनिया का सबसे मुश्किल काम लग रहा था। अरे लुबना, जल्दी से तैयार हो जाओ, तुम्हें मेरे साथ हाइकिंग पर जाना है। वो अपने कमरे में बैठी पेंटिंग करने में बिजी थी जब वो कमरे में दाखिल हुआ और जोश से बोला, लेकिन उसकी खाली खाली निगाहों से उसके चेहरे को देख रही थी। कल रात उसने इस बारे में बहुत सोचा था और अब उसने तय कर लिया था वो उसे बैठकर साफ और दो टूक बात करेगी। उसे वो रात याद आ रही थी जब वो उसे अपने साथ ले गया था। वहां पहुंचकर वो बेहोश हो गई थी। उसे नहीं पता था कि बाद में उसके साथ क्या हुआ था, और जब होश आया तो उसने अपने आप को बासिम के करीब पाया था और ये ख्याल लुबना की जान लेने लगा था। हो न हो उस रात ही बासिम ने उसके साथ कुछ किया होगा। उस रात हम दोनों के बीच किया हुआ था बासिम। उसने एकदम से कांपती हुई आवाज़ में पूछा था। किस बारे में बात कर रही हो तुम? मैं उसी रात के बारे में बात कर रही हूँ जब तुम मुझे अपनी हवेली लेकर गए थे और मैं बेहोश हो गई थी। मुझे तो अपने बेहोश होने की वजह भी समझ नहीं आई थी। तो तुम मुझे बताओ, मेरे बेहोश होने के बाद क्या हुआ था उस रात? बासिम को अब वो रात याद आई थी। उसके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आई, लेकिन अपनी मुस्कुराहट को होठों में दबाते हुए वो उसके करीब आया था। प्यार से उसे बाजू से पकड़कर अपने सामने कुर्सी पर बिठा दिया। वो रात तो बहुत खूबसूरत थी। दिल के जज्बात भी उमड़ उमड़ कर बाहर आ रहे थे, लेकिन मजबूर था, खुद को कंट्रोल कर गया था, क्योंकि तुम्हारी मर्जी के बगैर तुम्हें छूना मेरी गैरत में गवारा ना था, और इसीलिए तुम्हारे ऊपर कंबल डालता हुआ दूसरे कमरे में जाकर सो गया था। उस रात तो कुछ भी नहीं हुआ था। मुझसे झूठ मत बोलो बासिम, उस रात तो मेरे करीब आए थे, बहुत करीब, इतना करीब कि सारी हदें पार कर गए थे। वो गले की पूरी ताकत से चीखी थी, जबकि बासिम तो उसे फटी फटी निगाहों से देख रहा था। कैसी बहकी बहकी बातें कर रही थी। तुम पागल तो नहीं हो गई हो? ये कैसी बेहुदा बातें कर रही हो? बोलते बोलते बासिम की निगाहों में शक उभरने लगा था। मेरी आंखों में आंखें डालकर बात करो लुबना। मुझसे तुम ये सब कुछ क्यों पूछ रही हो? क्या हुआ है आखिर? जबकि ये बात सुनकर लुबना की निगाहें झुक गईं और बासिम की आंखों में खून उतर आया। जो कुछ वो सोच रहा था, सोचना नहीं चाहता था। अगले ही पल उसने लुबना को झटक दिया। मुझे तो लगता है कि तुमने किसी और के साथ गुनाह कर लिया है और अब उसका इल्जाम मेरे सिर पर डाल रही हो। अगर ऐसा है तो मुझे तुम जैसी घटिया लड़के से शादी नहीं करनी। इससे पहले कि वो कुछ और कहता, लुबना एक झटके से खड़ी हुई थी और उसका हाथ उठा और बासिम के चेहरे पर एक गहरा निशान छोड़ गया। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि तुम इतने गिरे हुए इंसान निकलोगे, और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझ पर इल्ज़ाम लगाने की? थप्पड़ की आवाज़ पूरे कमरे में गूंजी थी, लेकिन सबसे ज़्यादा गूंज उस थप्पड़ की बासिम के दिल पर लगी थी। वो गुस्से से उस पर झपटा और वो जोर से जाकर मेज से टकराई थी। कई कागज़ ज़मीन पर बिखर गए। अचानक एक रिपोर्ट पर बासिम की नज़र पड़ी और उसकी आंखें वहीं जम गईं। वो रिपोर्ट प्रेगनेंसी की थी और बड़े बड़े अक्षरों में उसकी मंगेतर लुबना का नाम लिखा हुआ था। ये सब क्या है लुबना? बासित को अपनी आवाज़ किसी गहरे कुएं से आती हुई महसूस हुई थी, जबकि लुबना उसके हाथ में अपनी रिपोर्ट देकर अपनी नज़रें झुका गई। ख़त्म तो वैसे ही सब कुछ हो चुका था। आज ये सच्चाई भी बासित के सामने आ ही गई थी। आंखें बंद करते हुए उसने दिल से खुदा को याद किया था कि वो उसे इस मुश्किल घड़ी से निकाल दे, लेकिन बासित तो सदमे में खड़ा था। मैंने पूछा है लुबना, क्या है ये सब? वो गुस्से से चीखा था। मैं नहीं जानती ये सब कैसे हो गया, वो हकलाते हुए जवाब देने लगी। मतलब तुम प्रेग्नेंट हो, तुम्हारे पेट में बच्चा है और तुम्हें ये नहीं पता
ये सब कैसे हो गया? व्हाट नॉनसेंस। वो गुस्से के मारे उसे झंझोड़ कर रख गया और अब लुबना को गुस्सा आया था, क्योंकि उसे शक नहीं यकीन था ये बच्चा बासिम का है। मुझे लगता है उस दिन जब तुम मेरे साथ थे, उसी दिन तुमने मेरी बेहोशी का फ़ायदा उठाकर। क्या सोचते हो मैं इतनी पागल हूँ? लुबना ने कांपती आवाज़ में कहा। तुम्हारा दिमाग ख़राब हो गया है, बासिम चीखा। मैं चाहे जितना भी बोल्ड सही, मगर इस तरह की हरकत कभी नहीं कर सकता। हाँ, उस दिन मैंने थोड़ा नशा किया था, लेकिन इतना भी नशे में नहीं था कि उस रात मैं जो कुछ करता मुझे याद न रहता। मुझे बहुत अच्छे से याद है कि तुम्हें कमरे में अकेला छोड़कर मैं दूसरे कमरे में चला गया था, इसी डर से कि कहीं मुझसे कुछ गलत ना हो जाए। ओ माय गॉड, मुझे यकीन नहीं हो रहा लुबना, तुम सचमुच प्रेग्नेंट? उसके हाथ कांप रहे थे। वो अपने बाल नोच नोच कर खींचने लगा। लुबना ने उसकी तरफ बढ़कर उसे समझाने की कोशिश की। देखो, मेरी बात सुनने की कोशिश करो। लेकिन उसने लुबना का हाथ झटक दिया और नफरत से भरी आवाज़ में कहा, मेरे करीब आने की या मुझे छूने की कोशिश भी मत करना। मैं तुम जैसी लड़की के साथ निकाह हरगिज नहीं करूँगा। जिस मर्द का ये बच्चा है ना, उसी के पास जाओ, उसी से मिन्नतें करो कि वो तुम्हें और तुम्हारे इस पाप को अपना ले। वो उसे धक्का देता कमरे से निकलता चला गया, जबकि लुबना वहीं पत्थर बनी खड़ी रह गई और फिर फूट फूट कर रो पड़ी। कुछ ही दिनों में ये बात पूरे खानदान में जंगल की आग की तरह फैल गई। लुबना की माँ का तो कुछ साल पहले ही देहांत हो चुका था। उसकी अपनी भाभी के साथ बिल्कुल भी नहीं बनती थी। भाभी तो बस एक मौके की तलाश में थी कि अपनी ननद को जलील करके घर से बाहर निकाल दें, और ये मौका बासिम ने उन्हें दे दिया था। अगर बासिम सचमुच उससे सच्ची मोहब्बत करता होता, अगर सचमुच उसकी जात में दिलचस्पी रखता होता, तो शायद उसकी इज्जत का भरम रख लेता, शायद उसे रुस्वा न करता। वो चुपचाप मंगनी तोड़ देता, लेकिन किसी को भी उसकी हकीकत के बारे में न बताता। मगर हकीकत ये थी कि उसे लुबना से कभी मोहब्बत थी ही नहीं। उसका मकसद तो सिर्फ और सिर्फ उसकी जायदाद थी। इस दौरान सिर्फ एक ही शख्स था जो लुबना के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा रहा, और वो शख्स था सिकंदर खानजादा, लुबना के ताया का बेटा। कुछ अरसे तक वे दोनों एक ही हवेली में साथ रहते थे। उनके बीच बहुत गहरी बॉन्डिंग भी थी। लुबना बचपन से ही बहुत शरारती थी और सिकंदर अक्सर उसे डांटता रहता था, उसे समझाता था। शायद यही वजह थी कि लुबना को सिकंदर जरा भी पसंद नहीं था। वो हमेशा उसे खड़ूस कहकर पुकारती और उसकी पीठ पीछे उसकी बुराइयां करके अपने दिल का गुस्सा निकालती रहती थी। जब ये खबर सिकंदर को मिली तो वो खुद को रोक न सका और अब लुबना के सामने खड़ा था। ये सब क्या है लुबना? जब उसने उसे सवाल किया तो वो फूट फूट कर रोने लगी। मैं खुद नहीं जानती कि ये सब क्या है। मैं कसम खाकर कहती हूँ, मुझे इसके बारे में बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं। मुझे फंसाया गया है। किसी ने मेरे साथ बहुत बड़ी ज्यादती की है। प्लीज़ मेरी मदद करो, वरना मैं जीते जी मर जाऊंगी। सब लोग मुझसे नफरत करने लगे हैं। हर किसी ने मेरा साथ छोड़ दिया है। सिकंदर कितनी ही देर उस मासूम सी लड़की को रोते देखता रहा। उसे ये लड़की बिल्कुल अपनी छोटी बहनों की तरह प्यारी थी। फिक्र मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। सिकंदर के ये अल्फाज किसी ठंडे फुआरे की तरह उसके जलते हुए वजूद पर आकर गिरे थे। उसने बेयकीन सी नज़रें उठाकर उसके चेहरे की ओर देखा। मैंने तो तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया था। हाँ, मैं जानता हूँ, मगर उसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं थी। दरअसल आज से कुछ साल पहले बासिम की बहन ने सिकंदर पर इल्ज़ाम लगाया था कि सिकंदर ने उसकी इज्जत को ख़राब करने की कोशिश की है, और तब लुबना ने सिकंदर के खिलाफ गवाही दी थी। थोड़ा सा वक्त और गुजरा तो सिकंदर ने गलती से शेयर एक गलत कंपनी के हवाले कर दिए, जिसकी वजह से उनका बिजनेस भी काफ़ी हद तक डिस्टर्ब हो गया था। लुबना के पापा को काफ़ी नुकसान पहुंचा था, और यूँ सिकंदर भी सब लोगों की नज़रों से गिर गया था। उसके पापा बाकी हवेली वालों से अलग हो गए थे। बासिम ने हमेशा ही उसके सामने सिकंदर की बुराइयां की थी कि वो एक घटिया इंसान है, लड़कियों के चक्कर में लगा रहता है। मुझे तो लगता है कि वो तुम में भी दिलचस्पी लेता है। वो तो तुम उसे बात बात पर अच्छा खासा सुना देती हो, जिसकी वजह से वो तुम्हारे करीब नहीं आता। और अभी जब बासिम के सामने उसकी हकीकत आई तो उसने सबसे पहले सिकंदर का ही नाम लिया था, लेकिन उसने साफ कह दिया कि हो ना हो यह बच्चा सिकंदर खान का है। और ये सुनकर वो तड़प उठी थी। उसने कभी सिकंदर को इस नज़र से नहीं देखा था, और ना ही सिकंदर ने कभी उस पर ऐसी कोई नज़र डाली थी। और अब सिकंदर उसे तसल्ली दे रहा था तो उसके आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। तुम ही हर वक्त उसके आगे पीछे घूमती रहती थी। हर बात में तुमने उसे अपना मसीहा बनाया हुआ था। उसकी आंखों में गुस्सा और शक एक साथ भभक उठा।
मुझे कैसे पता चलेगा सिकंदर कि इस बच्चे का बाप कौन है? याद करो, अतीत में तुमने कौन सी गलती की है? क्या तुम किसी ऐसी जगह अकेली गई थी या फिर कोई ऐसी रात जो... उसने अपनी याददाश्त पर जोर देने की काफ़ी कोशिश की, लेकिन चाह कर भी कुछ याद नहीं आ रहा था। उसी वक्त सिकंदर का फ़ोन बजा। उसने देखा कि जारान हैदर की कॉल आ रही थी। यार मुझे 2 मिनट दो, मैं अपने दोस्त की कॉल सुनकर आता हूँ। जारान डीएसपी बन चुका था। उसने अपनी कजिन का केस उसके सामने रख दिया तो जारान हैदर कुछ देर सोच में पड़ गया। मुझे नहीं लगता कि हम इतनी आसानी से उसके मुजरिम तक पहुंच सकते हैं, जबकि उसे कुछ भी याद नहीं। कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम्हारी कज़न ने अपनी मर्जी से ये सब कुछ किया हो? वो ऐसी लड़की नहीं है। सिकंदर ने जल्दी से उसकी सफाई पेश की। ठीक है, मैं इसके बारे में कुछ सोचता हूँ। तुम उसे तसल्ली दो, कहो कि परेशान ना हो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। हाँ ऐसा ही है, फ़िलहाल मैंने उसे अपने फ्लैट में ही रखा हुआ है। मैं सोच रही हूँ कि मैं इस बच्चे को गिरा दूँ। तुम पागल तो नहीं हो गई हो? तुम एक मासूम बच्चे की जान कैसे ले सकती हो? मैं तुम्हें ये पाप करने की अनुमति हरगिज नहीं दूंगा, उसने कड़क आवाज़ में कहा। ये बच्चा मेरे लिए बदनामी बनेगा, और अगर मुझे इसका बाप न मिला तो... वो फिर से ऊंची ऊंची आवाज़ में रोने लगी। तुम क्यों मायूस हो जाती हो इतनी जल्दी? अपने रब पर भरोसा क्यों नहीं रखती? देखना, तुम्हारा रब कभी भी तुम्हें तन्हा नहीं छोड़ेगा, और ना ही तुम्हारे साथ किसी तरह की कोई ज्यादती होगी। मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूँ, वादा करता हूँ उस वक्त तक साथ रहूँगा जब तक तुम एक सुरक्षित ठिकाने पर नहीं पहुँच जाती। तुम्हें ये सब करने से क्या मिलता है? उसने सिकंदर की तरफ सवालिया निगाहों से देखा। सिकंदर कुछ लम्हों के लिए चुप रहा। मुझे नहीं लगता तुम्हें मुझसे इस तरह का कोई सवाल करना चाहिए। ये सवाल करना तो बनता है सिकंदर साहब, क्योंकि बिना वजह कोई भी इंसान किसी की मदद नहीं करता। कहीं इसमें आपका भी तो कोई फ़ायदा नहीं? अब क्या तुम मुझ पर शक करोगी? नहीं, मैं तुम पर शक नहीं कर रही। जारान हैदर उस वक्त अपने कमरे में बैठा हुआ था। उसका दिमाग गुस्से से भड़क गया था। उसे इस तरह की लड़कियों से गहरी नफरत थी। वो इन सब में सिर्फ उस लड़की को दोषी समझ रहा था। तभी उसका मोबाइल बजा। सर, आपका केस मुझे थोड़ा सा कमज़ोर लग रहा है। जब तक हमारे पास कोई सबूत नहीं होगा, जब तक हमारे पास कोई क्लू नहीं होगा, तब तक हम अपराधी को नहीं पकड़ पाएंगे। दूसरी ओर मैडम सफ़िया थीं, जिनको उसने थोड़ी देर पहले ही ये केस समझाया था और अपराधी को ढूंढने के लिए कहा था। वो जानता था कि ये बचकानी हरकत कर रहा है। अगले दिन वो खुद उससे मिलने आया था। वे दोनों आमने सामने बैठे थे। वो लड़की अपनी निगाहें झुका रही थी। उसमें इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो पलकें उठाकर सामने बैठे शख्स की आंखों में आंखें डालकर बात कर सके। बचपन की नादानियाँ इंसान को हमेशा ही बड़ी मुश्किलों में फंसा देती हैं। मुझे लगता है ये बात मैंने तुम्हें पहले भी कई बार समझाई थी, उसने कड़े अंदाज में कहा था। वो छोटी सी लड़की बेचैनी से अपना पहलू बदल कर रह गई। अगर आप मेरी मदद नहीं कर सकते तो मुझे बातें सुनाने की भी कोई ज़रूरत नहीं, उसने आंखों के आंसू साफ करते हुए कहा। उसने अजीब सा मुस्कुराया। ठीक है मोहतरमा, मैं आपकी मदद करने के लिए तैयार हूँ। बस मुझे इतना बताइए कि वो इंसान कौन है। और ये सुनते ही वो कांप उठी। ये काम जितना आसान लग रहा था उतना आसान नहीं था। उसका वजूद फिर से कांपने लगा। उसने बोलने की कोशिश की पर शब्द गले में अटक गए थे। उसका गला सूख चुका था। डीएसपी जारान हैदर की नज़रें उसे अपने वजूद पर टंगी हुई महसूस हो रही थीं। उसने मजबूती से सिकंदर की बाह पकड़ ली और कुछ बोलना चाहा, पर अचानक ही लड़खड़ाकर बेहोश हो गई। मैंने तुम्हें इसकी मदद के लिए कहा था, इससे डराने के लिए नहीं, सिकंदर ने गुस्से से अपने दोस्त की तरफ देखते हुए कहा। मैंने तो कुछ भी नहीं किया था यार, मैं तो बस उससे सवाल कर रहा था। मुझे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि तुम इतने घटिया निकलोगे। सिकंदर का गुस्सा कम होने का नाम नहीं ले रहा था। वाह भाई, भलाई का तो दौर ही नहीं रहा। अगर तुम इसी तरह जलील करते रहे तो मैं केस से हाथ उठा दूंगा। जो करना है कर लो, मुझे तुम्हारी मदद की वैसे भी ज़रूरत नहीं, सिकंदर ने गुस्से से कहकर उसे आंखें दिखाईं और लंबे लंबे कदम बढ़ाते वहाँ से चला गया। अगर मेरी मदद की ज़रूरत नहीं तो मैं भी इतना फालतू नहीं कि तुम्हारे और उन लोगों के पीछे भागूं। इस दुनिया में मेरे पास भी बहुत काम है, और वैसे भी ये केस बहुत कमज़ोर है। लापरवाही जताते हुए वो एक और केस की तरफ मुड़ गया। वो रात को अपने कमरे में लेटी हुई थी और बेचैनी से अतीत के बारे में सोच रही थी। उसने बासिम को टेस्ट कराने के लिए कहा था, क्योंकि कहीं ना कहीं उसे बासिम पर शक था, मगर उसने कड़ाई से इनकार कर दिया था। मैं इस तरह की कोई हरकत नहीं करूँगा, इसलिए मैं कोई भी डीएनए टेस्ट नहीं करवाऊँगा। अपनी गंदगी अपने पास रखो
और मुझे इस मामले से दूर रखो। कहीं ना कहीं उसके अंदर भी कोई चोर मौजूद था और अब वही उसे तनाव दे रही थी। उसने सिकंदर से कहा था कि वो किसी तरह बासिम के कुछ बाल लेकर आए ताकि वो डीएनए टेस्ट करवाकर अपनी तसल्ली कर सके, और सिकंदर ने यहाँ पर भी उसकी मदद की थी। वो बासिम का डीएनए लेने में कामयाब हो गया था। कुछ दिन के बाद टेस्ट की रिपोर्ट भी आ गई थी और रिपोर्ट देखकर वो बुरी तरह हैरान हुई थी। हैरान तो सिकंदर भी था। उन दोनों की समझ में नहीं आ रहा था आखिर ये सब क्या मामला है। उन लोगों को बासिम पर शक था, लेकिन उसका अपराधी उसका मंगेतर नहीं था, और ये बात वास्तव में चौंकाने वाली थी। वो अपने दिमाग पर जोर डाल रही थी कि अचानक ही एक धमाका सा हुआ। वो अपनी जगह से उठ बैठी। मनाली, हाँ मनाली, वो मनाली गई थी। अभी बस 2 महीने ही तो हुए थे। उसका वजूद उस वक्त बेकरार हो उठा था। उसे लग रहा था जैसे उसके शरीर पर छोटे छोटे से कीड़े रेंग रहे हों। एक सनसनी उसके पूरे वजूद में दौड़ गई थी और वो दिन उसकी ज़िंदगी का सबसे भयानक दिन बन गया था। वो आज से 2 महीने पीछे चली गई जब वो मनाली घूमने गई थी। उसकी आँख खुली तो उसने देखा था कि वो कमरे में बिल्कुल अकेली है। दूर दूर तक किसी का नामो निशान नहीं था। ऐसा लगा जैसे उसका दिमाग अभी भी नींद में है। वो याद करने की कोशिश करने लगी। ये कमरा बिल्कुल नया था। उसे नहीं पता वो इस कमरे में कैसे आई थी। कुछ याद करने पर भी उसे कुछ भी याद नहीं आ रहा था। उसने दुखते सर को अपने हाथों में थाम लिया था कि उसी वक्त एक औरत कमरे में दाखिल हुई थी। बेटा, अब तुम कैसा महसूस कर रही हो? उस औरत ने पूछा। मैं ठीक हूँ आंटी, मगर मुझे बताइए कि मैं यहाँ कैसे आई? उसने उस औरत से सवाल किया। एक झटका लगा उसके दिमाग को। वो तुरंत प्रेजेंट में लौट कर आई थी। सारी बातें एक एक करके उसके मन में आ रही थीं। सारी पहेली सुलझती जा रही थीं। वो तेजी से दरवाज़ा खोलते हुए बाहर निकली और सिकंदर के सामने जाकर चिल्ला पड़ी। मिल गया, मुझे मेरा मुजरिम मिल गया। खुशी और अविश्वास से उसकी आंखों से आंसू निकलने लगे थे। जारान हैदर, जो कि 5 मिनट पहले ही वहां पहुंचा था, उस लड़की को चिल्लाते देखकर उसने भी अपने कानों में उंगली दी थी। लड़की, तुम कितना ज़्यादा बोलती हो और कितना ऊंचा। थोड़ा सा धीरे बोलो। सामने खड़े उस इंसान को देखकर उसका मूड बिगड़ गया। वो सिकंदर की तरफ गुस्से से मुड़ी और आंखों ही आंखों में सवाल किए, ये आदमी यहाँ क्यों आया है? सिकंदर ने सकुचाते हुए कहा, हम दोनों किसी जरूरी काम के सिलसिले में जा रहे हैं। जब तक मैं वापस ना आ जाऊं, तुम इस फ्लैट से एक कदम भी बाहर मत निकालना। मुझे लगभग 2-3 दिन लगेंगे, पर मैं इतना समय इंतजार नहीं कर सकती। मुझे हर हाल में उस इंसान तक पहुंचकर उससे सवाल करना है, आखिर उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। जारान वहाँ खड़ा चुपचाप उसके चेहरे को देख रहा था। दोनों के जाने के बाद वो भागती हुई अपने कमरे में गई, थोड़ा सा सामान पैक किया। सिकंदर पहले ही उसे अच्छी खासी रकम दे चुका था। अगर सिकंदर उसका साथ न देता तो कौन जाने वो क्या कर रही होती। उसके दिल से उसके कजन के लिए दुआएं निकल रही थीं। जहाँ तक जारान का सवाल था, वो जानता था कि वो शख्स उससे गहरी नफरत करता है, और जब से ये छोटी सी गलती हुई थी तब से जारान उसे ऊपर नीचे देखना भी पसंद नहीं करता था। बासिम उससे शादी सिर्फ और सिर्फ अपना बदला लेने के लिए और लालच में आकर कर रहा था, क्योंकि कुछ वक्त पहले उसने बासिम के चेहरे पर थप्पड़ मारा था, और बासिम को लालच ये था कि उसके नाम उसके माँ बाप का छोड़ा हुआ मकान और मार्केट में 2-3 बड़ी बड़ी दुकानें थीं, और बासिम के प्यार में आकर उसने उससे वादा किया था कि वो ये सब कुछ बासिम के हवाले कर देगी। वो चाह रहा था कि सब कुछ अपने हवाले करके शादी की रात ही उसे बदनाम कर दे और उसे तलाक दे दे, पर यह मौका उसे शादी से पहले ही मिल गया था। उसने उसे बदनाम करके अपना बदला ले लिया था और अपनी आन बिठा ली, और यह भी कृतज्ञता थी कि बासिम की हकीकत समय पर उसकी आंखों के सामने आ गई थी। वो मनाली उस जगह पर पहुंच गई। उसे वो औरत वहां नहीं मिली, लेकिन उस फार्म हाउस के करीब ही कई सारे घर मौजूद थे। एक बूढ़े बुजुर्ग ने उसे पहचान लिया था, जो वहां पर चाय का एक छोटा सा होटल चलाते थे। दरअसल वही उसे तूफानी रात में वहां लेकर आए थे। अब तुम्हारी तबीयत कैसी है? उन्होंने पूछा। उस दिन हम लोग बहुत घबरा गए थे तुम्हारे लिए। खुदा का शुक्र है तुम्हारी जान बच गई। उस रात मेरे साथ क्या हुआ था? उसने कांपती हुई आवाज़ में पूछा, क्योंकि उसे कुछ भी याद नहीं था। वो बुजुर्ग उसे अपने घर ले गए, उसके लिए कहवा बनाया। सब लोग बहुत अच्छे थे। मुझे बताओ, तुम्हारे पति का क्या हाल है? कौन सा पति? उसकी आवाज़ किसी गहरी खाई से आती हुई लगी। उसकी बात पर बाकी सब लोग भी मूर्खों की तरह उसके चेहरे की ओर देखने लगे थे। वही इंसान जिसके हवाले हमने तुम्हें किया था। तुम लोगों ने मुझे किस इंसान के हवाले किया था? वो रुंधे हुए लहजे में बोली। वहाँ बैठे लोगों को भी अपनी अब गलती का एहसास हो गया था। वही शख्स जिसके साथ तुम दिन में घूम रही थी। अब उसने तकलीफ से अपनी आंखें बंद कर लीं।
तो क्या उसका मुजरिम कोई और नहीं बल्कि जारान हैदर था। उसके सिर पर जैसे हथौड़े बरस रहे हों। उसका दिमाग चकरा गया। उसने जल्दी से मोबाइल निकाला और सिकंदर को कॉल लगा दी। मैं तुम्हारे दोस्त को जान से मार दूंगी। उससे कहो कि मेरे हाथों से बच कर रहे। उसके साथ मैं ऐसा उसके साथ मैं ऐसा सलूक करूंगी कि वो कभी भी लोगों की आंखों में देखने के काबिल न रहेगा। लंबा सा वॉइस नोट उसने सिकंदर के नंबर पर सेंड कर दिया। पर बदकिस्मती ये हुई कि वो उस वक्त ऑफलाइन था। वो उस वक्त अपने ऑफिस में बैठा हुआ था जब वो गुस्से से अंदर आई। उसने जारान का कॉलर पकड़ लिया। ये क्या बदतमीजी है, तुम होश में तो हो। जारान ने अपना कॉलर छुड़ाने की कोशिश की तो वो चिल्लाती हुई बोली, मैं सोच भी नहीं सकती कि तुम इतने घटिया इंसान निकलोगे। तुमने मेरे साथ वो सब कुछ किया और फिर बाद में मुंह मोड़ गए। मेरे साथ मिलकर उस मुजरिम को ढूंढ रहे थे जो इस वक्त मेरे सामने खड़ा है। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। तुम मुझ पर इतना बड़ा इल्ज़ाम नहीं लगा सकती। मैं तुम्हें कभी भी इस बात की इजाज़त नहीं दूंगा। मनाली में तुमने मेरी इज्जत तार तार कर दी और अब मासूम बनने का ड्रामा कर रहे हो। ये कहकर वो एक पल के लिए चुप रही और फिर फूट फूट कर रोने लगी। जारान की नज़रों के सामने वो सुबह घूमने लगी जब वो उसके पास मौजूद थी। उसका दिल एकदम जोर से धड़क उठा। वो उस दिन नशे में था जब वो उसके पास बेहोश हालत में लाई गई थी। वो भी यूनिवर्सिटी की तरफ से ही वहाँ छुट्टियाँ मनाने आया था, मगर उसका अपना एक फार्म हाउस वहाँ मौजूद था। दिन के समय वो उसी के साथ घूमती रही थी और वो भी ज़बरदस्ती, क्योंकि वो अपनी यूनिवर्सिटी के ग्रुप से बिछड़ गई थी। जारान के साथ उसके फैमिली टर्म्स थे। हवेली में जारान का आना जाना भी बहुत था और वो सिकंदर का अच्छा दोस्त भी था। वो दृश्य उसकी आंखों के सामने घूमने लगा जब उसकी पहली बार जारान से मुलाकात हुई थी, जब वो हवेली में सिकंदर से मिलने आया हुआ था। जारान को अपनी सर्विस में केवल 1 ही महीना हुआ था, वरना उससे पहले वो बहुत ही और बिगड़ैल इंसान था। नशा करना, लड़कियों के चक्कर में उलझना उसकी हॉबी थी। उस रात पहली बार जारान के साथ उसकी सही तरह से टक्कर हुई। यहाँ पर क्या कर रही हो? बहुत रात हो गई है, अंदर जाओ। उस वक्त हवेली के पिछले हिस्से में मौजूद थी और वहाँ से बाहर निकलने के बारे में सोच रही थी जब सिकंदर की आवाज़ सुनते वो अपनी जगह पर उछल पड़ी। क्या हुआ है? इतनी बिखरी हुई क्यों लग रही हो? क्या फिर से कोई शरारत करने का इरादा है? सिकंदर ने उसे सिर से लेकर पैर तक गौर से देखते हुए कहा तो वो नामे सिर हिलाने लगी। नहीं नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं। तो फिर रात के समय यहाँ पर क्या कर रही हो? मैं तो बस यूं ही सैर करने आई थी, और वैसे भी ये मेरी हवेली है। मैं जहाँ चाहूँ जाऊँगी। जहाँ तक मुझे लगता है किसी को भी इसमें कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। बातों बातों में वो पहले ही सिकंदर को काफ़ी कुछ सुना चुकी थी। ये बात सुनते ही गुस्से से उसने अपनी मुट्ठियाँ भींच लीं। वो इस घर का बड़ा बेटा था। किसी की इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो उसके साथ जबान दराजी करे, मगर लुबना साहिबा की जबान तो कैंची की तरह चलती थी। वो उसे डांटने ही वाला था कि उसकी नज़र बाहर के दरवाजे से अंदर आते जारान हैदर पर पड़ गई। वाह, आपका हैंडसम दोस्त आ गया। किसी दिन मुझे भी उनसे मिलवाएंगे। मैं भी उनका इंटरव्यू लेना चाहती हूँ और पूछना चाहती हूँ कि उन्होंने कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम पहली बार में कैसे पास कर लिया। कोई ज़रूरत नहीं है। मैं अच्छी तरह जानता हूँ तुम किस तरह के बोंगे सवाल पूछोगी, और तुम्हें तुम्हें उससे मिलवाकर मैं अपनी इमेज ख़राब नहीं करना चाहता। क्या आपको मुझ पर भरोसा नहीं? उसने आंखें टिमटिमाते हुए ड्रामाई अंदाज में पूछा। मुझे तुम पर जरा भी भरोसा नहीं। चलो अब अपने कमरे में जाओ, बहुत रात हो चुकी है। कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हें सर्दी लग जाए और फिर से तबीयत ख़राब हो जाए। सोच लो, ट्रिप का प्रोग्राम भी कैंसिल हो जाएगा तुम्हारा। अल्लाह ना करे ऐसा हो। उसने तुरंत उसकी बात काट दी और फिर छोटे छोटे कदम उठाती हवेली के अंदर चली गई। सिकंदर यही सोच रहा था कि वो अपने कमरे में जा चुकी है। जैसे ही वो लॉन से हटता है वो तेजी से हवेली से बाहर निकल जाती है। अब उसका रुख बासिम की गाड़ी की तरफ था, क्योंकि वो काफ़ी देर से बैठा उसके आने का इंतजार कर रहा था। उसके माथे पर बल आए और चेहरा गुस्से से लाल हो रहा था। मैं कितनी देर से यहाँ बैठा हूँ, शायद तुम्हें मेरा जरा भी एहसास नहीं। जोरू का गुलाम बनना है तो अपनी ड्यूटी निभाओ मिस्टर। उसने ये बात लापरवाही से कही। उसे पता नहीं था कि बासिम को ये बात बुरी लगेगी। उसने गाड़ी एक झटके से रोक दी। उतरो मेरी गाड़ी से। क्या मतलब, तुम मजाक कर रहे हो ना? वो चिल्लाई। मैं कह रहा हूँ अभी और इसी वक्त मेरी गाड़ी से नीचे उतर जाओ। पर हुआ क्या? मैंने ऐसा क्या कह दिया? तुम्हें बात करने की तमीज नहीं? जब तक तुम्हें सबक नहीं सिखाया जाएगा तुम्हारा दिमाग ठीक नहीं आएगा। उसने कड़क स्वर में कहा। देखो, अगर तुम्हें मेरी बात बुरी लगी तो मैं तुमसे माफ़ी मांगने को तैयार हूँ, उसने सहमी हुई आवाज़ में कहा। पर उसने उसकी बात को अनसुना कर दिया और उसे ज़बरदस्ती गाड़ी से धक्का दे दिया। वो लड़खड़ाकर ज़मीन पर गिरने ही वाली थी कि खुद को संभाल गई,
लेकिन बासिम की गाड़ी उसकी नज़र से अब दूर जा चुकी थी। वो अब डरे हुए दिल के साथ सड़क के बीचों बीच खड़ी थी। थोड़ी देर बाद ही एक सफ़ेद रंग की गाड़ी दूर से आती हुई दिखाई दी। वो वहीं खड़ी रही और ज़ोर ज़ोर से हाथ हिलाने लगी। जारान, जो थोड़ी देर पहले ही अपने दोस्त को एक फ़ाइल देकर आया था, सड़क के बीचों बीच खड़ी उस लड़की को देखकर माथे पर बल आ गए। ये तरीका उसे जहर सा लगा था। उसका दिल कर रहा था कि गाड़ी साइड में खड़ी कर दे और उससे अच्छी अच्छी बातें सुना दे, पर जब उसकी नज़र उस लड़की के चेहरे पर पड़ी तो वो ठिठक कर रह गया। ये तो उसके दोस्त की कजन थी, जिसे वो हवेली में 2-3 बार देख चुका था। गाड़ी रुकती देख वो तेजी से पास आई। जारान के चेहरे पर देखकर उसका रंग उड़ गया, क्योंकि उसे डर था कहीं वो अपने दोस्त सिकंदर से उसकी शिकायत न कर दे, और अगर सिकंदर को पता लगा तो उसके ट्रिप का कार्यक्रम भी कैंसिल हो जाएगा। आप रात के समय यहाँ क्या कर रही हैं मैडम? जारान ने धीमे लहजे में पूछा। आपको तो इस वक्त हवेली में होना चाहिए। जहाँ तक मुझे पता है, हवेली की औरतों को 9 बजे के बाद घर से बाहर निकलने की इजाज़त नहीं। वो हवेली के सारे नियम अच्छे से जानता था, क्योंकि जब वो यहाँ स्थायी नहीं था तो अक्सर 2-2 हफ्तों के लिए सिकंदर के पास रुकता था। वो असल में कोई बहाना बनाना चाह रही थी, पर जारान की आवाज़ सुनकर एकदम से चुप हो गई। झूठ बोलने की ज़रूरत नहीं। मुझे झूठ बोलने वाले लोगों से गहरी नफरत है। मुझे उम्मीद है कि तुम सच बोलोगी। और उसने सारी हकीकत बता दी कि कैसे उसका मंगेतर उसे बीच सड़क पर छोड़ गया है। आपको ऐसे लोगों पर क्यों भरोसा है? आइए, मैं आपको आपके घर तक छोड़ देता हूँ। जारान उसे हवेली के अंदर ले जाने ही लगा था कि वो चिल्लाई, इस दरवाजे से नहीं, मुझे पिछले दरवाजे से ले जाओ। क्या मतलब? वहाँ भी दरवाज़ा है? लेकिन मुझे तो बताया गया कि वहाँ ताला लगा हुआ है। जी, वो ताला मैंने तोड़ दिया, उसने सिर झुकाते हुए कहा, जैसे अपने किए पर शर्मिंदा हो। जारान ने गहरी सांस ली। उसने उस लड़की के बारे में जो कुछ सुना था वो सच था। ये लड़की हद से ज़्यादा शरारती, अपनी मनमानी करने वाली, किसी को भी ख्याल में नहीं रखती थी और अपनी जान हमेशा खतरे में डालती थी। ऐसी लड़कियां हमेशा नुकसान उठाती हैं। वो उसे समझाने लगा। आज तो मैंने तुम्हारी मदद कर दी, पर फिर कभी भी मुझसे ऐसी उम्मीद मत रखना, सख्त लहजे में कहते हुए वो वहाँ से चला गया। उसने उस छोटी सी लड़की को धन्यवाद कहने का भी मौका नहीं दिया था। कितना बेकार घटिया इंसान है। मुझे तो लगता है सिकंदर भाई के सारे दोस्त ऐसे ही हैं। इन्हें तो कोई भी बात कहना बेकार है। वो हवेली के अंदर चली गई कि फिर सिकंदर से टकरा जाती। आपकी आंखें हैं या बटन, देखकर नहीं चल सकते? ये जो तुम्हारी कैंची जैसी जबान है ना, किसी दिन मैं काट कर फेंक दूंगा। सिकंदर भी गुस्से में बोला। मुझे पता है तुम इस समय कहाँ फंसी हुई हो। कितनी बार समझाया है मैंने, बेकार के ड्रामे मत करो और उस घटिया इंसान से दूर रहो। सिकंदर ने उसे डांट कर वहाँ से भगा दिया। कुछ देर के बाद उसने दादी की मिन्नतें करके ट्रिप अरेंज करवा लिया। उसे अंदाज़ा नहीं था कि जारान भी एक बिजनेस डील के सिलसिले में वहाँ जा रहा था और उसी जगह पर था जहाँ उसकी यूनिवर्सिटी का कैंप था। उस दिन भी वो अपने ग्रुप से बिछड़ गई थी। जब उसका जारान से सामना हुआ, ऐसे लगा जैसे किसी छोटे से बच्चे को मेले में खो जाने के बाद कोई अपना दिखाई दे जाए। जारान उस वक्त उसे कोई फरिश्ता मालूम हो रहा था। हालांकि जारान से उसकी पहले कोई इतनी ज़्यादा बोलचाल नहीं थी, लेकिन इस वक्त उसे जारान के सिवा कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। हालांकि जारान उससे पीछा छुड़ाना चाहता था, लेकिन उसकी मजबूरी को देखते हुए वो तसल्ली देता रहा कि हम जल्दी ही तुम्हारे ग्रुप को ढूंढ लेंगे और अगर ना भी ढूंढ पाए तो मैं तुम्हें सेफ्टी के साथ तुम्हारी हवेली तक पहुंचा दूंगा। लेकिन थोड़ी देर बाद वो उससे भी अलग हो गई, क्योंकि लापरवाही तो उसमें कूट कूट कर भरी थी। जारान उसके साथ बातें करता जा रहा था, जबकि उसे उस रोड पर एक ज्वेलरी की शॉप दिखाई दी। इतनी यूनिक और खूबसूरत ज्वेलरी देखकर उसका मन आ गया और वो दुकान पर रुक गई। थोड़ी देर बाद उसे जारान का होश आया तो जारान आसपास कहीं नहीं था। उसने इधर उधर उसे ढूंढने की बहुत कोशिश की, लेकिन उसे जारान कहीं नहीं मिला। वो फिर से अकेली रह गई थी। रात के समय अचानक ही बर्फीला तूफान आया। ठंड की वजह से उसकी तबीयत खराब होने लगी। वो आबादी से काफ़ी दूर थी। जब वो लड़खड़ाकर ज़मीन पर गिरी थी, वहाँ की आबादी का एक व्यक्ति उसे वहाँ देख चुका था। वो उसे पहचान चुका था, क्योंकि वो आदमी जारान को भी जानता था। उसे लगा कि ये लड़की के जारान के साथ संबंध है, इसलिए वो उसे जारान के घर छोड़कर चला गया। वो उस समय अपने बंगले में अकेला था और नशे में था। उसी रात उनके बीच संबंध बन गए। वो सारी हदें पार कर चुका था। सुबह जब जारान की आँख खुली तो उसने अपने पास उस लड़की को सोता हुआ देखा। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसे बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि वो नशे में क्या कर चुका है। सुबह जब उठा तो देखा उसके पास लड़की सोई पड़ी थी। उसके बाल उसके चेहरे पर बिखरे हुए थे, जिसकी वजह से उसका चेहरा नज़र नहीं आ रहा था।
वो तो एकदम से बौखला गया। उसने उस लड़की का चेहरा देखना भी जरूरी नहीं समझा और वहां से चला गया। उसकी नौकरानी ने उस लड़की को सच्चाई नहीं बताई। लुबना को अपने शरीर में बदलाव तो महसूस हो रहा था, लेकिन लेकिन उसने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और फिर कुछ ही समय के बाद उसके सामने ही सच्चाई आ गई। जारान का दिमाग भी बुरी तरह घूमने लगा था। तो क्या उस दिन लुबना उसके पास थी? तो क्या उसने लुबना के साथ? उस दिन के बाद वो खुद भी बहुत बेचैन था। डीएनए टेस्ट करवाने पर पता चला कि वो सच में उसका ही बच्चा था। अब वो उस लड़की के सामने बेहद शर्मिंदा था। लुबना ने फैसला किया कि वो बच्चा उसे सौंप कर उसकी ज़िंदगी से निकल जाएगी, क्योंकि वो ऐसे घटिया इंसान के साथ अपनी ज़िंदगी नहीं जी सकती थी। लेकिन जब उसका बच्चा इस दुनिया में आया तो जारान ने उसे विनती की कि खुदा के लिए मुझसे अलग मत हो, मेरी खातिर न सही, हमारे बच्चे की खातिर, क्योंकि हमारे बच्चे को माँ और बाप दोनों के प्यार की ज़रूरत है। वो तो शुरू से ही उस लड़की को पसंद करता था, लेकिन कभी अपनी भावनाओं का इजहार न कर पाया। बाद में बासिम उस लड़की की ज़िंदगी में आया तो वो पीछे हट गया था। अब जब वो लड़की उसकी ज़िंदगी में आई तो वो कैसे इस मौके को नज़रअंदाज कर देता। लुबना भी उसके पास रहकर उसकी आदतें बदल चुकी थी। उसने जारान के प्यार के सामने घुटने टेक दिए थे और उसे माफ़ भी कर दिया था। जो औरत उसे अस्पताल में मिली थी वो जारान की माँ थी।